नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पीवीआर कंपनी पे एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ बेसिकली एनालिसिस में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताऊँगा, फिर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे कि क्या ये कंपनी इस वैल्यू पर ख़रीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। कंपनी के हिस्ट्री का अगर बात करें तो कंपनी स्टार्ट किया गया था बाय प्रिया जयसिंघानिया के द्वारा इन साउदर्न दिल्ली। ये एक थिएटर था। सबसे पहले मैं आपको थिएटर और मल्टीप्लेक्स में अंतर बता देता हूँ। थिएटर होता है एक सिंगल पर्दा होता है, उसके पीछे कुछ 100 200 500 जितना कैपेसिटी हो उतना आदमी बैठेंगे। जबकि मल्टीप्लेक्स में अलग अलग रूम दिया हुआ होता है, एक ही जगह में 4-5 अलग अलग रूम रहेगा और एक साथ मूवी अलग अलग टाइम पे चलाया जा सकता है। ऐसा कैपेसिटी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो होप आपको मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर में अंतर समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं पीवीआर के बारे में। पीवीआर कंपनी स्टार्ट हुआ था प्रिया जयसिंघानिया के द्वारा इन साउदर्न दिल्ली एज अ थिएटर बिजनेस। 1978 में अजय बिजली के पिताजी केएम बिजली इसको एक्वायर कर लिए। केएम बिजली का पहले से एक ट्रकिंग बिजनेस पहले से भी चलता था, तो इन्होंने 78 में एक्वायर कर लिया। उस समय इसका नाम था प्रिया सिनेमा और प्रिया एग्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड बोलते थे, इसे प्रिया सिनेमा के नाम से जाना जाता था। 1988 में ठीक 10 साल बाद अजय बिजली को मन हुआ कि वो सिनेमा बिजनेस चलाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि अपने पिताजी का ट्रकिंग बिजनेस चलाएं। इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी से बोल के हैंड ओवर कर लिया, अपने पास रख लिया सिनेमा बिजनेस। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने हॉलीवुड को अप्रोच किया था ताकि वो हॉलीवुड मूवी को इंडिया में दिखा सके। उस समय बहुत ही कम थिएटर था जो हॉलीवुड मूवी को दिखाता था, लेकिन उसको कुछ स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है उस थिएटर को जो कि हॉलीवुड मूवी दिखाता है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ा अपने थिएटर में। और 1992 में फाइनली ये रिवैम्प कर गया और हॉलीवुड मूवी यहाँ दिखाया जाने लगा। अगर आप देखिएगा तो हॉलीवुड का अभी भी जितना प्रोडक्शन इंडिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया में, हॉलीवुड का भी मेजरली पीवीआर के थ्रू ही होता है। तो हम पहुँच गए अभी 1990 में, जहाँ पे हॉलीवुड का मूवी शो कराना शुरू कर दिया है पीवीआर। अब बात करते हैं 1992 का। ठीक 2 साल बाद इनके पिताजी का डेथ हो जाता है, सडनली डेथ हो जाता है। अगेन 2 साल बाद 1994 में एक फायर ब्रोकआउट हो जाता है। इनके पिताजी का जो ट्रकिंग कंपनी था जो फाइनली इनको हैंड ओवर हुआ था, वहाँ फायर लग जाता है, जिसकी वजह से इनका सारा जो भी गोडाउन में सामान था सारा जल जाता है। इनके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो जिनका सामान था उसको पैसा वापस कर दे या चुपचाप बैठ जाए और अपने पिताजी का रेपुटेशन ख़राब होने दे। लेकिन वो ऐसा किए नहीं। उन्होंने जहाँ तहाँ से पैसा उठाया, जो भी पैसा था सबको लिया और जिनका जिनका सामान था गोडाउन में सबको पैसा वापस किया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ट्रकिंग बिजनेस ख़त्म हो गया और ये फुल्ली डिपेंड कर गए थे थिएटर बिजनेस पे और इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। 1994 तक आपको समझ में आग लगा और इन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें दे दिया था, तो इनके पास ज़्यादा कुछ पैसा बचा नहीं था। तो 1995 में प्रिया एग्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया कंपनी से, जिसका नाम था विलेज रोड्सो प्राइवेट लिमिटेड, से हाथ मिलाया और एक मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि विलेज रोड्सो जो प्राइवेट कंपनी था वो चाहता था मल्टीप्लेक्स बनाना और प्रिया एग्जीबिटर्स चाहता था एक्सपेंड करना अलग अलग जगह। तो दोनों मिल गया और ये जो पीवीआर नाम है, पी से है प्रिया और वीआर से विलेज रोड्सो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी था उसका जोड़ा गया है। तो 1995 में ये नाम सामने आया पीवीआर। तो होप इतना दूर तक आपको हिस्ट्री समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ हर कंपनी का एनालिसिस के वीडियोज़ ऐसे ही लाता रहूँगा। अब चलिए बात करते हैं थोड़े और हिस्ट्री के बारे में। जब इनका ट्रकिंग का बिज़नेस जल गया था तो इन्होंने सोचा था कि कभी भी कोई एक बिज़नेस इनका एक जगह नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि जब इनका एक मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हुआ दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की वजह से, तो ये चाहे कि और जगह मेरा इस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि जब एक जगह आग लगे तो कम से कम सारा बिजनेस ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये बहुत सारा जगह पीवीआर का मल्टीप्लेक्स खोले हुए और अभी भी ये बहुत सारा एक्विजिशन भी कर रहे हैं इसी वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2001 में 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में, जिसकी वजह से बहुत जगह थ्रेटनिंग कॉल आने लगा कि यहाँ बम मार देंगे, वहाँ बम मारेंगे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडिया छोड़ के जाना चाहा। तो इनको उसमें फंडिंग दिया था आईसीआईसीआई वेंचर। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए कि कहानी कैसे चल रहा है, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आगे बढ़ता चला गया। ये बात है 2003 का। 2001 में हमला हुआ और 2003 तक लगा इनको पैसा जुगाड़ करने में और 2003 में 40 करोड़ दे दिया गया विलेज रोड्सो को और वो यहाँ से चला गया। अब 2003 में इसके पास एक्सपेंसन करने का बारी आया, तो इनको पैसा उठाना था। तो 2006-07 में ये पब्लिक हुए, बिकॉज इनको एक्सपेंसन करना था, ये कर्जा ज़्यादा और ले नहीं सकते थे। तो ये सोचे कि चलो पब्लिक के पास चले जाते हैं, उन्हीं से पैसा उठा लेंगे। तो इनका जो मेन रीज़न था
IPO लाने का, कहने का मतलब पैसा उठाने का, वो था कि एक्सपेंसन करना। और आप अभी भी देख रहे हो कि ये एक्सपेंड करते ही जा रहे हैं अभी भी। तो 2006-07 में आपने देखा कि ये पब्लिक हो गए। उसके बाद इन्होंने 2012 में सिनेमैक्स सिनेमा चैन को एक्वायर किया जो था कनिका ग्रुप का, और 2016 में DT सिनेमा को एक्वायर किया जो था DLF ग्रुप का, और 2018 में सत्यम सिनेमा को एक्वायर किया जो था SPI सिनेमा ग्रुप का। यहाँ तक आपको होप समझ में आया होगा ओवरऑल हिस्ट्री की, कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे बढ़ता चला। अब बात करते हैं इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में। बिज़नेस मॉडल बात करने से पहले मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि मूवी बिज़नेस कैसे काम करता है। मूवी बिज़नेस में बहुत से एक्टर को लाया जाता है बाय सम डायरेक्टर, और उनको फंडिंग करते हैं एक प्रोड्यूसर। तो सारा पैसा देना का काम रहता है प्रोड्यूसर का, और जब फिल्म बन जाता है तो उसको हर थिएटर में चलाना या कहाँ देना है कहाँ नहीं देना, ये काम सारा करता है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो प्रोड्यूसर अपना मूवी को बाय एग्रीमेंट बेच देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर सारा देख रेख करता है कि किसको देना है मूवी, किसको नहीं देना है। खैर, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं टिकट जब डिस्कस करूँगा तब बता दूँगा। अब बात करते हैं इसका बिज़नेस मॉडल के बारे में। बिज़नेस मॉडल का अगर बात करें तो इनका बेसिकली 5 चीज़ों से ही पैसा आता है। टिकटिंग से आता है इनको 52% रेवेन्यू का, 52% टिकटिंग से आता है। फूड एंड बेवरेज से 28% आता है, एडवर्टाइजिंग से 11%, कॉन्वेनियंस से 5% और 3% आता है फ्रॉम अदर्स। अदर्स बाद में डिस्कस करूँगा क्या क्या होता है। पहले समझते हैं टिकटिंग बिजनेस कैसे काम करता है। फिल्म बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी एग्रीमेंट किया होगा प्रोड्यूसर से, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको बस इतना ही पता करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास मूवी है। अब वो या तो ये कर सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर पूरा का पूरा मूवी को बेच दे या कुछ एग्रीमेंट कर ले। अगर पूरा का पूरा बेच देगा, जैसे नेटफ्लिक्स में या कोई OTT प्लेटफॉर्म में बेच देता है डायरेक्टली, तो वहाँ अगर 100 रुपये का मूवी बना है तो 100, 120 रुपये, 200 ऐसे में एक ही बार में पूरा बेच देता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि मूवी चले नहीं चले, बस बिक गया मूवी। दूसरा एक तरीका है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मल्टीप्लेक्स या थिएटर के साथ एग्रीमेंट करेगा। और एग्रीमेंट कैसे होता है वो भी एक एजम्पशन में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल स्क्रीन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे 70-30 का रेशियो होता है सिंगल स्क्रीन में, 70% जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, 30% रखता है स्क्रीन वाला जिसका थिएटर रहता है। जबकि यही चीज़ मल्टीप्लेक्स में थोड़ा सा अलग होता है। मल्टीप्लेक्स में होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को 50% दिया जाता है फर्स्ट वीक में, और 50% रखता है जो मल्टीप्लेक्स ऑन करता है वो। सेकंड वीक में यही 60-40 हो जाता है, थर्ड वीक में 65-35 और फोर्थ वीक में 70-30। एग्जैक्ट यही रेशियो रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर किसके पास ज़्यादा है। अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर का मूवी आ रहा है तो उसमें ये रेशियो चेंज करेगा, और अगर छोटा का भी आ रहा है तो भी ये पड़ेगा मल्टीप्लेक्स के पास ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो यहाँ आपको समझ में आया कि कैसे टिकटिंग बिजनेस काम करता है। टिकटिंग बिजनेस में और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है, ऑक्यूपेंसी रेट कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 सीट है एवरेज पर शो के हिसाब से, अगर 100 सीट है तो ऑक्यूपेंसी रेट अगर 28-29 है तो आपका हर बार जब आप मूवी शो कर रहे हैं तो 28-29 आदमी एवरेज बैठ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर शो में 28-29 बैठे, कभी कभी होता है कि फुल हो जाता है, 100 के 100 भरे रहेंगे, कभी कभी होता है 1-2 रहे। तो उसको जब एवरेज किया जाता है तो इनका एवरेज अभी जब ये SPI सिनेमा से जब सत्यम सिनेमा को एक्वायर किए हैं तो इनका बढ़ गया है 34-35% के आसपास हो गया है। क्योंकि SPI सिनेमा का जो भी थिएटर था मोस्टली चेन्नई के आसपास तमिलनाडु में था। एक फ़ायदा इनको वहाँ से ये हुआ कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कैपिंग है, आप वहाँ एक लिमिट से ज़्यादा टिकट का प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत ज़्यादा आदमी वहाँ मूवी देखने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का अगर ऑक्यूपेंसी रेट देखा जाए साउदर्न इंडिया का, मोस्टली तमिलनाडु का, तो वहाँ का ऑक्यूपेंसी रेट है 60-70% के आसपास है, जबकि ओवरऑल इंडिया का एवरेज है 30% के आसपास। जिसकी वजह से जब सत्यम सिनेमा को एक्वायर किए तो इनको ऑक्यूपेंसी रेट डायरेक्टली 28-29% से बढ़ के 30-35% के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया टिकटिंग बिजनेस कैसे काम करता है, साउथ में कैसे काम कर रहा है। और मोस्टली टिकटिंग बिजनेस 3-4 जगह बहुत ज़्यादा इनका काम करता है। सबसे पहले तो इनका जो टिकटिंग बिजनेस ज़्यादा टिकट बिकता है वो है दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब और मुंबई। यही मेजर एरिया है जहाँ पे इनका टिकटिंग से बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा टिकटिंग से पैसे कैसे कमा रहा है। अब बात करते हैं फूड एंड बेवरेज के बारे में। फूड एंड बेवरेज की अगर बात करें तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा कमाई होता है, क्योंकि ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। ये कोई भी प्रोडक्ट को अगर 10 रुपये में लाते हैं तो 20, 25, 35, 30 तक में बेच देते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत हाई मार्जिन मिलता है वहाँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी वहाँ से वो कमाते हैं। तो फूड एंड बिजनेस में इनको एक फ़ायदा और है कि इनका जो जी इमेज का कॉपीराइट है, या बोले कि एक तरह से पेटेंट लिया हुआ है उस मकई का, जिन्हें यही बस बेच सकते हैं, उनका इनको राइट है। तो ये वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाते हैं।
और फूड एंड बेवरेज का बात किया जाए तो जैसे आप सब देखे होंगे कि हाई कोर्ट हमेशा बोलते रहता है कि प्राइस को कम रखें, प्राइस को कम रखें, लेकिन हाई कोर्ट का आप जब भी ऑर्डर देखिएगा तो वहाँ वो बोला है कि रेगुलर प्राइस रहना चाहिए। तो रेगुलर प्राइस का भी डिस्कस नहीं किया गया। एक अमीर आदमी के लिए रेगुलर प्राइस 1000 रुपये का एक थाली हो सकता है, जबकि एक गरीब आदमी के लिए रेगुलर प्राइस 30 रुपये का थाली होगा। तो हाई कोर्ट का कहना है कि थिएटर के अंदर या मल्टीप्लेक्स के अंदर जो भी प्राइस हो वो रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर को कभी डिफ़ाइन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी भी सब कुछ चल रहा है। जो भी वो चार्जेस करते हैं वो आराम से उसको, जो भी पीपल को चार्ज करना है वो आराम से उसको चार्ज कर सकते हैं। आपको फूड एंड बेवरेज भी बिजनेस समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कम मार्केट प्राइस पे ख़रीदते हैं और ज़्यादा मार्केट प्राइस पे बेचते हैं। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का अगर बात करें तो एक चीज़ मैं छोड़ दिया। अगर एवरेजिंग टिकट का बात करते हैं, एवरेज टिकटिंग प्राइस का अगर बात करें तो ये लगभग 2 से 3% से बढ़ रहा है हर साल, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये 4 से 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि मुझे रियल नहीं लगता। और फूड एंड बेवरेज का ग्रोथ का बात करें तो ये लगभग 16 से 17% पर ईयर कंपाउंड कर रहा है, पिछले 5 साल से ग्रोथ में है, जो कि बहुत बढ़िया है एज अ बिजनेसमैन अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कोई भी थिएटर में या मल्टीप्लेक्स में 2 तरीके का होता है। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है जो स्क्रीन में दिखता है वो। ऑफलाइन में कहे तो जब भी आप थिएटर घुसते हैं तो आपको वहाँ कोई छोटा छोटा बोर्ड दिखता होगा या दीवार में कुछ टंगा हुआ दिखता होगा, वो एडवर्टाइजिंग है। अगर टोटल एडवर्टाइजिंग का अगर बात करें तो वो जो ऑफलाइन मोड है उससे मात्र 10% आता है। ओवरऑल एडवर्टाइजिंग का 10% कमाई होता है ऑफलाइन मोड से। अब बाकी जो 90% कमाई होता है वो स्क्रीन में जो भी चलता है, मूवी चलता है या कोई चीज़ का एडवर्टाइज होता है। तो आप कभी भी मूवी देखने जाइएगा तो आप देखेंगे कि कुछ देर शुरुआत में और कुछ देर बीच में इंटरवल के टाइम पे एडवर्टाइजिंग चलता है। तो अगर देखा जाए तो वो लगभग 20 से 22 मिनट का पीवीआर का रहता है, जबकि कोई दूसरा जैसे आइनॉक्स का ये 19 मिनट का रहता है। तो इससे बढ़ाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये चार्जेस ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी उनको एडवर्टाइज़ दिखाना है उनसे वो चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मल्टीप्लेक्स में है और ये इनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है। अगर एडवर्टाइजिंग का और थोड़ा बात करें तो इंडिया में अभी भी जो मेजर एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू जनरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न से ही होता है, लेकिन जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिखता है वो दिख रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में। जैसे फेसबुक हुआ या कोई और सोशल मीडिया हुआ या OTT प्लेटफॉर्म हो, वहाँ जो एडवर्टाइजिंग होता है वो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बात करें फिल्म का तो फिल्म का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत कम है और वो ग्रो भी लगभग 10% के हिसाब से कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो यहाँ उतना ज़्यादा स्कोप तो है नहीं, लेकिन हाँ एडवर्टाइजिंग 10% से ग्रो कर रहा है, मतलब ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, एट एन एवरेज मान सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेनियंस फ़ी। कॉन्वेनियंस के थ्रू मोस्टली ये होता है कॉन्वेनियंस फ़ी जो चार्ज करते हैं। जैसे आप बुक माई शो सुने, जस्ट डायल सुने, इन सब में क्या होता है कि ये टिकटिंग को, अपना टिकट को बेचते हैं उसके थ्रू, जिसके वजह से बुक माई शो को पता चल जाता है कि हाँ टिकट लाइव में इतना बाकी है और ये सीट खाली है। तो उसके वजह से ये बुक माई शो, जस्ट डायल सबको चार्जेस करते हैं कुछ 10 रुपये 20 रुपये पर हेड, जिनकी वजह से इनको 5% रेवेन्यू में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिलता है। यही हुआ कॉन्वेनियंस। अब आखिरी है अदर, जो 3%। अगर आप देखे होंगे कभी तो पीवीआर के बारे में, तो ये कुछ कुछ मूवी प्रोड्यूस भी करता है। आप देखे होंगे मूवी में दिखाता है पीवीआर लिखा हुआ, वो कुछ कुछ मूवी का ये प्रोड्यूसर भी होता है। और आप देखे होंगे कि मल्टीप्लेक्स जब आप घुसते हैं तो मल्टीप्लेक्स में आप देखे होंगे कि कुछ कुछ कोट ये खुद लगाते हैं, मतलब फूड कोर्ट, और कुछ कुछ कोट बाहर वाले को लगाने देते हैं। तो उनसे वो चार्ज करते हैं पैसा, जो ये आसानी से उनसे लेते हैं रेंट के फॉर्म में। और इनके पास बहुत सारा कैश भी रहता है, हमेशा कैश रहता है, जिसकी वजह से इनको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है बैंक से, तो वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। और कुछ कुछ जगह आप देखे होंगे कि कुछ गेमिंग का रहता है कंसोल, जिसकी वजह से इनको कुछ वहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो ये अदर में चला जाता है। तो यहाँ तक आपको बिजनेस समझ में आया। पहले मैंने हिस्ट्री को बताया कि कैसे कंपनी वहाँ से उठ के 1978 से उठ के 2020 तक आया। अब बिजनेस मॉडल आपको समझ में आया कि 5 तरीके से कमाई होता है इनका। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का अगर बात करें तो जो हाईएस्ट शेयर होल्डिंग करते हैं एज अ पर्सन वो है अजय बिजली, जो कि लगभग 11% के आसपास शेयर होल्ड करते हैं। और उसके बाद आते हैं संजीव, जो कि लगभग 7% के आसपास करते हैं। तो दोनों का मिला के लगभग 17-18% के आसपास है, आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करूँगा। आपको पता चल गया कि कौन मेजर होल्डिंग पार्टनर है, कौन चला रहे कंपनी को और इनका होल्डिंग पैटर्न क्या है। अगर आप होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो ये कंटिन्यूस डिक्रीजिंग में, मतलब जो कंपनी का मालिक है जैसे अजय बिजली और संजीव कुमार, वो हमेशा अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि इक्विटी इशू नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि डाइल्यूट करते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझे तो अगर टोटल कंपनी का वैल्यू 100 रुपये था और उसमें इनका होल्डिंग था 52 रुपये का, इनका होल्डिंग था,
तो ये क्या किए कि 100 रुपये और बाहर से मार्केट से इन्फ्यूज किए कंपनी में, तो इनके पास टोटल कंपनी का वैल्यू हो गया 200, लेकिन इनका खुद का शेयर हो गया 52 रुपया था, अब उनका परसेंटेज हो गया 26, क्योंकि हाफ हो जाएगा। 200 रुपये का 26% 52 होगा। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले तो समझ में आया कि कंपनी का बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन हो चुका है, वो 50% से कम है, जो मुझे पसंद नहीं आया। और बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो आपने 2015-16 में पेपर में देखा होगा कि अजय बिजली का नाम, उनके फैमिली का नाम पनामा पेपर में आया था। जो सच हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन आया था वो, मुझे पता है, इसे दिमाग में ज़रूर एक बार रखिएगा। अब बात करते हैं OTT के बारे में। तो मैनेजमेंट का कहना है कि OTT कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा थिएटर बिजनेस को। तो मैनेजमेंट का कहना अभी एक तरह से सही लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो थिएटर बिजनेस जो भी चलता है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, और इसको हमेशा किसी न किसी चीज़ से टक्कर मिलता है, जैसे रेडियो से, टेलीविज़न से, VCR से, DVD से, इंटरनेट से, हमेशा इसको थ्रेट मिलता ही रहा था। लेकिन ये हमेशा ग्रो करता आया है, भले स्लो प्रोसेस से ग्रो करता आया, लेकिन ग्रो करता ही आया। तो OTT एक अलग हो जाएगा, थिएटर बिजनेस अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझता हूँ कि OTT एक प्लेटफॉर्म हुआ जहाँ आपको कम बजट का मूवी आराम से मिल जाएगा। अगर कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि अगर वो 100 रुपये में मूवी बनाया और 500-600 में उसका मूवी बिके, तो वो OTT के थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो चाहता है उसको ज़्यादा पैसा मिले, तो वो थिएटर के थ्रू आएगा, मल्टीप्लेक्स के थ्रू आएगा, जहाँ उसको कमाई भी बढ़िया होगा। लेकिन अगर OTT के पास डायरेक्टली चला जाता है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हुआ, तो उसको उतना कमाई नहीं होगा। ये बहुत कम केस में होगा कि डायरेक्ट OTT में चला जाए। ये हो सकता है कि OTT अपना जो शॉर्ट टर्म सीरीज़ चलाता है वो चले, और मूवी आराम से मल्टीप्लेक्स या थिएटर में चलता रहे। और एक फ़ायदा ये है कि पीपल जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अभी कोरोना के काल में अभी ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे हैं, अभी तुरंत कोरोना लगभग ख़त्म भी ठीक से नहीं हुआ है। तो पीपल जब बाहर निकलते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा फैमिली के साथ एंटरटेन हो, इसीलिए वो मूवी जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो मूवी देखने जाते हैं, बस एंटरटेन होने जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 मेरिट और डिमेरिट है, जो मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से आपको देना चाह रहा था। और मैनेजमेंट का भी कहना यही है जो मैंने आपको बोला। अगर आप इनका कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि OTT एक अलग तरीके से काम करने वाला है, और थिएटर बिजनेस अलग तरीके से काम करने वाला है। दोनों में कोई कंपटीशन वैसा नहीं होगा कि आपस में टक्कर देने लगे। हाँ, अगर कुछ होता है तो प्रोड्यूसर को ही ज़्यादा घाटा होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अब फाइनली बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं चेक करता हूँ कि क्या कंपनी 5 से 10 साल में बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अगर OTT के मोड में अगर देखा जाए, अगर OTT से कंपटीशन में अगर देखा जाए, तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि OTT अमेरिका में बहुत समय से है और थिएटर बिजनेस भी वहाँ चल रहा है। हाँ, कुछ साल डाउन हो सकता है, कुछ साल पब्लिक कम आते हैं, ये हो सकता है। जैसे कोरोना का टाइम अभी हुआ, 2016-17 के आसपास हुआ था, तो हर कुछ साल में बिजनेस से ड्रॉप करेगा फिर अप चढ़ेगा, ड्रॉप करेगा फिर अप चढ़ेगा, ऐसे ही चलता है बिजनेस। तो OTT की वजह से बैंकरप्ट होने नहीं वाला है। अगर बैंकरप्ट होगा तो डेट की वजह से हो सकता है, क्योंकि बहुत हाईली डेट लिया हुआ है कंपनी, जो मुझे बहुत पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10%, जो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। कि जो किसी भी कंपनी का इक्विटी अगर 15% से नीचे है तो मुझे वो कंपनी पसंद नहीं आता है। और इस केस में तो कंपनी इक्विटी को अपना डाइल्यूट करता है। तो इक्विटी मतलब रिटर्न में ऊपर जो भी प्रॉफिट रहता है उसको लिखा जाता है, नीचे इक्विटी जो रहता है उसको लिखा जाता है। कंपनी इतना कर्जा ले चुका है, अगर कोई भी कंपनी कर्जा लेता है तो उसका इक्विटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बढ़ नहीं रहा है। फिर से मैं समझाता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी में ऊपर होता है रिटर्न, नीचे होता है इक्विटी। कंपनी अब कर्जा ले लिया तो इक्विटी तो नहीं बढ़ा, लेकिन कर्जा की वजह से प्रॉफिट बढ़ सकता था, तो यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ना चाहिए था। लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 10% में ही है, जो मुझे बहुत ख़राब लगा। और इस केस में तो रिटर्न ऑन इक्विटी में इक्विटी को घटा रहा है मैनेजमेंट, हमेशा धीरे धीरे घटा ही रहा है, डाइल्यूट करता जा रहा है, जिसकी वजह से हो ना हो जो रिटर्न है वो भी उसके रिस्पेक्ट में घट रहा है, जो मुझे लगता है। खैर, ये अपना देखने का तरीका होता है। बस ये समझिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, 10-11% के आसपास है, जो उतना खास मुझे नहीं लगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो ये 4-5% का मार्जिन में बिजनेस कर रहा है, जो कि बहुत ख़राब लगा मुझे, क्योंकि इनका जो क्लास है, PVR का जो क्लास है, ये बहुत हाई प्रीमियम का समझा जाता है, जिसकी वजह से ये चार्ज कर सकते थे ज़्यादा। लेकिन जब इनका प्रॉफिट बुक वैल्यू देखा जाता है, बुक देखा जाता है, बैलेंस शीट देखा जाता है, तो ये लगभग 4 से 5% का प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस कर रहे हैं, जो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लग्जरी आइटम है। अब बात करते हैं कि इनका बिजनेस डिस्काउंट पे मिल रहा है या नहीं, या इसका वैल्यूएशन चेक करने का है। तो अगर आप पिछले 10 साल का वैल्यू निकालिएगा, फ्री कैश फ्लो निकालिएगा, तो वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ इनका डिस्काउंट
डिस्काउंट में है या नहीं है ये चेक करना मुश्किल है, और इसका वैल्यू चेक कर पाना बिकॉज ऑफ नेगेटिव फ्री कैश फ्लो उस मेथड से मुश्किल है। लेकिन अगर आप पी के वैल्यूएशन से भी देखिएगा, लेट्स से आप कोई भी वैल्यूएशन यूज करते हैं, फ्री कैश फ्लो से तो यहाँ नेगेटिव हुआ तो मैं यहाँ चेक नहीं कर सक रहा हूँ। अगर आप पी के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वैल्यूएशन को पसंद करते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। होप मैं आपको समझा पाया होगा कि पीवीआर का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मैं इस पर एक आर्टिकल पूरा का पूरा लिखूंगा और आप आके चेक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से जल्दी उसे रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।